सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 अप्रैल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का नवा संस्करण अभी कहां पर हुआ? तो आंसर होगा इसका नई दिल्ली में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 की। इस बार इसका नवा संस्करण हुआ। अभी 10 अप्रैल को ये शुरू हुआ, 12 अप्रैल तक चलेगा। कहां पर? नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किया हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। इसका इस बार नवा संस्करण है। जो पहला संस्करण था वो 2016 में हुआ था। कौन आयोजन करता है इस समिट का? तो विदेश मंत्रालय और नई दिल्ली का एक थिंक टैंक है कार्नेगी इंडिया, ये दोनों मिलकर के इसका आयोजन करते हैं। अच्छा, इस बार की थीम भी है। थीम क्या है? संभावना। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की थीम है संभावना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, समिट वाला प्रश्न है, सम्मेलन वाला प्रश्न है। कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन में आपको और रिवाइज कराता हूं, आ जाओ। जैसे कि देखो, अगर पूछे अभी इस साल वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, वेव्स समिट जिसे आप बोलते हो शॉर्ट में, ये इस बार मई में होगा भारत में, मुंबई में। पहली बार भारत इसको होस्ट कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ भोपाल में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 ये नई दिल्ली में हुआ। 28वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2026 हुआ भारत में। इंडिया एनर्जी वीक 2025 हुआ नई दिल्ली में। काशी तमिल संगम 3.0 हुआ वाराणसी में। 8वां इंडस फूड 2025 का आयोजन हुआ ग्रेटर नोएडा में। 15वां एरो इंडिया 2025 का आयोजन हुआ बंगलुरु में। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन कोणार्क उड़ीसा में हुआ। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन ये गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राजेश उन्नी को। अच्छा, अभी याद है आपको 5 अप्रैल को हमने राष्ट्रीय समुद्र दिवस नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाया था। और इस बार ये हमने 62वां 62 नंबर का राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया था। और उस समय मैंने आपको बोला भी था कि इस मौके पर वरुण नामक पुरस्कार भी उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। तो आप इसको कह सकते हो, ये जो वरुण पुरस्कार है ये समुद्री क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। तो अभी ये किसे दिया गया? सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को ये दिया गया है। तो राजेश उन्नी का नाम याद रखना। इनको क्या दिया गया? राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार दिया गया। वरुण पुरस्कार याद रखना, ये समुद्री क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। अब अवार्ड्स की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, हमेशा मैं आपको अभी 2025 के लेटेस्ट वाले अवार्ड से रिवाइज कराता हूँ। कल एक स्टूडेंट ने बताया, कमेंट किया कि अभी उनके एग्जाम में 2024 के पिछले एक साल के अवार्ड्स पूछे गए। तो एक बार पुराने वाले अवार्ड्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं एक बार रिवाइज करा दूं। चलो, तो इस बार मैं आपको पुराने पिछले एक साल वाले यानी कि पिछले साल वाले कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड से रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर पूछे 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये 2022 के लिए भी दिया गया था किसे? मिथुन चक्रवर्ती को। सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया राधिका सेन को। शॉ पुरस्कार जिसे पूर्व का नोबेल कहते हैं श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को दिया गया। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 जिसे कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार कहते हैं एवी विक्टरसन को दिया गया। बाकी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये जेनी एर्पेनबेक को मिला है उनके उपन्यास काइरोस के लिए। और ट्रांसलेटर इसमें है माइकल हॉफमैन। व्हिटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं अभी 2024 के लिए दिया गया पूर्णिमा देवी बर्मन को, असम की हैं। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगा नाई को दिया गया। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जिसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहते हैं अभी आलोक शुक्ला को दिया गया, छत्तीसगढ़ से हैं। कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 रतन टाटा जी को मिला और 2023 का बिल गेट्स को। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब जीता मोहम्मद सलेम ने। आर्यभट्ट पुरस्कार ये पाउलेरी सुब्बा राव को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को दिया गया। और अभी एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं अभी 2025 में ये हमने पढ़ा था, ये मसाकी काशिवारा को दिया गया जो कि जापान के हैं, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, ध्यान में रखना। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं ये पिछले साल वाले, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी पंचायत उन्नति संस्करण 2023-24 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो आंसर होगा गुजरात को। तो पंचायत उन्नति सूचकांक याद रखना, ये पहली बार जारी हुआ है। किसने जारी किया? पंचायती राज मंत्रालय ने। और इसमें 2022-23 के आंकड़े हैं, 2022-23 के डेटा इसमें शामिल है।
और ये क्या बताएगा कि हमारी पंचायतें जो सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको प्राप्त करने में कितना प्रगति कर रहा है, उसी के हिसाब से ये रैंकिंग दी गई है। अब यहाँ पे पंचायतों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी है अचीवर कैटेगरी, और इसमें जिस पंचायत का स्कोर सबसे ज्यादा यानी कि 90 से ज्यादा होगा उसको यहाँ पे रखेंगे। लेकिन हमारी एक भी ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जिसको इस श्रेणी में स्थान मिला हो, मतलब ये खाली है बिल्कुल। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी है फ्रंट रनर कैटेगरी। इसमें जिसका स्कोर 75 से 90 के बीच में होगा उसको यहाँ पे रखा है। तो इसमें पहले स्थान पे गुजरात है। गुजरात की 346 ग्राम पंचायतें इस कैटेगरी में है और इसी के साथ गुजरात इस लिस्ट में टॉप पर है या इस कैटेगरी में टॉप पर है। और दूसरे स्थान पर तेलंगाना है 270 ग्राम पंचायतों के साथ। तो प्रश्न में यही पूछा था, फ्रंट रनर कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन है, तो गुजरात आंसर हो जाएगा। अच्छा, पंचायत की बात आ गई तो पंचायत से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताई थी या ये शीट रिवाइज करवाई थी। अब यहाँ पे ये मैंने थ्योरी की फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं, हर प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है। देखो, अगर आपसे पूछते हैं कि फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी जिसकी सिफारिश पर ही 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। कहां से होती है, राजस्थान के नागौर से। खुद उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने की थी। फिर 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ जो 24 अप्रैल 1993 में पारित हुआ। इसके द्वारा ही पंचायती राज को संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और कौन सा आर्टिकल है, तो 243 से 243O। और ये 73rd नंबर का जो संविधान संशोधन है ये 24 अप्रैल को लागू हुआ था। इस कारण से हम 24 अप्रैल को ये दिन मनाते हैं, कौन सा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम में जिस तरह से प्रश्न पूछे गए ना उसको मैंने थ्योरी की फॉर्मेट में एक जमा दिया है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स याद रखना, जो भी कलर में हो रहे हैं ना ये सब प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में। इसके अलावा कुछ और याद दिलाऊं मैं आपको पंचायत से संबंधित प्रश्न। तो एक तो याद रखना कि अभी सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान मोदी जी ने लॉन्च किया था 26 दिसंबर 2024 को, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना। बाकी पंचायती राज दिवस हमने देखी है 24 अप्रैल। और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। और पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किया था हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024, जिसे पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स आप कहते हो, पहले स्थान पे कर्नाटक है, फिर केरल, फिर तमिलनाडु है। पंचायती राज मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया था जिसका उद्देश्य है महिला पंचायत नेताओं को सशक्त बनाना और स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहां पर शुरू करेगा, तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा में बनेगा भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र। और कौन बनाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। कहां पर, उड़ीसा के पारादीप में। और इसके लिए निवेश करेगा 61,077 करोड़ रुपए। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अब तक का एकल स्थान पर सबसे बड़ा निवेश है, यानी कि एक ही स्थान पर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ये कर रहा है इसे बनाने में। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमने जमीन से कच्चा तेल निकाला जिसे पेट्रोलियम कहते हैं, तो पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस आपने निकाली। अब उससे आप इंडस्ट्री में अलग अलग करके बहुत सारी चीजें बनाते हो, जैसे पेट्रोल भी उसी से बन जाएगा, डीजल बन जाएगा, केरोसिन बन जाएगा, डामर बन जाएगा, और भी कई तरह के उत्पाद आप वहां पर इससे बनाते हो। तो जहां पे आप बनाते हो उसी को कहते हैं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स या पेट्रोकेमिकल जो भी इंडस्ट्री हो गई, प्लांट हो गया। तो यही हम पढ़ रहे हैं अभी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहां पर शुरू करेगा, तो उड़ीसा के पारादीप में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1959 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो गया, चेयरमैन है अरविंदर सिंह साहने। और बात उड़ीसा की है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर हो गई, मुख्यमंत्री हो गए मोहन चरण मांझी, गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति। राजकीय पशु सांबर डियर हो गया, पक्षी हो गया इंडियन रोलर, वृक्ष है पीपल का, पुष्प है अशोक का। भितरकनिका नेशनल पार्क है यहाँ पे, सिमलीपाल नेशनल पार्क हो गया। हीराकुड बांध मिल जाएगा महानदी पर, इंद्रावती बांध मिल जाएगा इंद्रावती नदी पर। अब्दुल कलाम द्वीप यहीं पर है जिसको पहले व्हीलर द्वीप कहते थे। और क्लासिकल डांस यहाँ का ओडिसी हो गया, क्लासिकल लैंग्वेज हो गया उड़िया। कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, जगन्नाथ मंदिर व्हाइट पैगोडा कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव
आपको रिवाइज कराऊं तो नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली जात्रा महोत्सव हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया, शीतल षष्ठी पर्व हो गया, धानु जात्रा उत्सव हो गया। ठीक है, तो ये तो उड़ीसा के कुछ स्टैटिक मैंने आपको रिवाइज करा है। कुछ करंट अफेयर्स भी बनते हैं उड़ीसा से, वो भी देख लो। अभी 2025 में जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो आयोजन हुआ था इसका कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर में। और इसमें चीफ गेस्ट कौन थी ये भी याद रखना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कंगालू। और अभी 1975 से 1977 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपए मासिक पेंशन शुरू की उड़ीसा ने। बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया था। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू हुई। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ कोणार्क उड़ीसा में। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में पहले स्थान पर उड़ीसा है। ओडिसी नृत्य के जनक मायाधर राउत का निधन हो गया। और 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप ये उड़ीसा में हुई, जिसमें टॉप पे सर्विसेज था। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर होगा तीसरा स्थान। तो ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक है, एम्बर है इसका नाम। और इसी ने अभी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट का अभी 6वां संस्करण जारी किया है। और इस रिपोर्ट में इसने क्या बताया कि पिछले साल यानी कि 2024 में पवन और सौर ऊर्जा यानी कि विंड और सोलर एनर्जी ने मिलकर के वैश्विक बिजली का 15% उत्पादन किया है, जिसमें भारत का हिस्सा 10% है। और इस तरह से भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर पवन और सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी, इसको ध्यान में रखना। वैसे आपको ये भी बता दूं, ये सब इसी रिपोर्ट में लिखी गई ये बातें कि 2024 में भारत की बिजली में पवन और सौर ऊर्जा का योगदान 10% था, जबकि अकेले अगर सौर ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं तो उसका योगदान 7% है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत में अभी स्वच्छ बिजली का सबसे बड़ा स्रोत पन बिजली है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। कितना परसेंटेज है इसका? 9% है। मतलब 9% जो हमें बिजली है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से मिल रही है। हाइड्रो मतलब डैम से जो बनती है ना, पानी से बनती है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये डेटा याद में रखना। अच्छा, इसी तरह से आप याद रखना कि 31 जनवरी 2025 तक भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता ये 100 गीगावाट तक पहुंच गई है। और वैसे हमारा लक्ष्य क्या है? 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता कितना करने का है? 500 गीगावाट का है। अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट जीरो कार्बन एमिशन का हमारा लक्ष्य क्या है, चलो अब इसका उत्तर आपको करना है कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का हमारा लक्ष्य कब का है। ठीक है, यह आप बताना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 कहां पर आयोजित की गई? तो आंसर होगा काठमांडू में। तो अभी तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक ये हुई कहां पे? काठमांडू, नेपाल में। कब? अभी 10 अप्रैल 2025 को। और बैठक के दौरान भारत ने कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए नेपाल के साथ समझौता भी किया है। अच्छा, ये जो बैठक हुई ना, अभी हमने कहा कौन सी बैठक है? तीसरी बैठक है। इस तरह की पहली बैठक 2019 में हुई थी म्यांमार में, दूसरी बैठक 2022 में हुई थी भारत में, और अभी तीसरी बैठक 2025 में हुई काठमांडू में। और वैसे आपको पता है अभी बिम्स्टेक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? थाईलैंड। अभी हमने पढ़ा था कि अभी 4 अप्रैल को ही इसकी जो छठी बिम्स्टेक की जो छठी बैठक हुई थी, कहां पर हुई थी? बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी। और फिर हमने पढ़ा कि अब अगले 2 सालों के लिए इसकी बैठक सौंप दी गई है किसे? बांग्लादेश को। मतलब इसकी अध्यक्षता किसे सौंप दी गई है? बांग्लादेश को सौंप दी गई है। अच्छा, हमारे जो कृषि मंत्री है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। उन्होंने ही इस बैठक में भारत को रिप्रेजेंट किया और भारत में कृषि सहयोग के लिए बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा है। देखो, बिम्स्टेक की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना होती है 1997 में। हेडक्वार्टर मिलेगा ढाका में। अध्यक्ष हैं इंद्रमणि पांडे। कौन कौन से इसके अध्यक्ष देश हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अभी हमने कहा इस साल जो अभी 6वीं बैठक हुई थी वो होस्ट किया कहां पर हुई? बैंकॉक, थाईलैंड में हुई। और थीम याद रखना, बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। और अभी तक कहां कहां इसकी कौन सी बैठक हो चुकी है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दिया, आप देख सकते हो। पहली बैठक इसकी 2004 में हुई थी थाईलैंड में, और भारत भी एक बार इसको अभी तक होस्ट कर चुका है। दूसरी बैठक हुई थी 2008 में, वो भारत में हुई थी नई दिल्ली में। और पिछली वाली जो 5वीं बैठक 2022 में श्रीलंका में हुई थी। अभी जो 6ठी बैठक है वो हुई है 2025 में
बैंकॉक थाईलैंड में। अब अगली वाली जो होगी 7वीं वो होगी बांग्लादेश में। ये पॉइंट और नोट कर लेना कि अभी 2024 में भारत ने बिम्स्टेक बिजनेस समिट को होस्ट किया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त विलो, बैट, नमदा, गब्बा, ट्वीड, क्रुएल, इन सब का संबंध किससे है? तो सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर से। तो भाई जीआई टैग अब बहुत सारे पढ़ने को हमें मिल रहे हैं। ये मेरे ख्याल से 10-15 दिन के अंदर ही बहुत सारे जीआई टैग हमारे पास इकट्ठे हो गए, या तो देते ही नहीं है, फिर देते हैं तो फिर एक साथ ही देते हैं ये भी। तो ये सभी जो प्रोडक्ट्स हैं ये जम्मू कश्मीर के हैं। एक्चुअली में भी जम्मू कश्मीर के 8 पारंपरिक शिल्पों को यानी कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को जीआई टैग दे दिया गया है। वो कौन कौन से हैं ये आपके सामने लिस्ट लगा दी है मैंने। नमदा, गब्बा, विलो बैट, ट्वीड, क्रुएल, चेन सिलाई, शिकारा, वागुव। और अगर ये बताऊं ये है क्या, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको इनके बारे में बता दूं। जैसे कि नमदा, गब्बा ये तो गलीचे हैं। विलो बैट, बैट मतलब वही बल्ला, बैट बॉल वाला बल्ला, और ये हल्की लकड़ी होती है विल्लो, उससे बना हुआ ये बैट है। ट्वीड क्या है, ये हथकरघा से बनी ऊनी कपड़ा है, और इससे जो कोट पहनते हैं ना ऊपर सर्दियों में, वो गर्म कोट बते हैं। और क्रुएल और चैन सिलाई ये एक प्रकार की सिलाई कढ़ाई है। शिकारा, शिकारा तो आपने नाम सुना होगा, नाव होती है जो कश्मीर की झीलों में चलती है, देवदार की लकड़ी से बनी होती है ये। और वागुव क्या है, एक तरह की चटाई है। तो इन सबको अभी जीआई टैग मिल गया है। और इससे पहले आपको याद होगा पश्मीना ऊन और कश्मीरी जाफरान या केसर, इसको भी यहाँ पे जीआई टैग मिल चुका है। तो वैसे अगर अभी टोटल आप देखना चाहो तो जम्मू कश्मीर के 15 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं जिनको जीआई टैग मिला है। 8 अभी, 7 पहले मिल चुके हैं। बाकी जीआई टैग की बात करें, जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कई बार बता चुका हूं अभी मैं आपको, तो ये चीजें याद हो गई होंगी आपको। एक्ट 1999 का लागू हुआ 2003 में, पहली बार दिया गया। 2004-5 में दार्जिलिंग टी पश्चिम बंगाल को। और कितने सालों के लिए दिया जाता है, वैलिड रहता है 10 सालों के लिए। कौन देता है? भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री जो कि है चेन्नई तमिलनाडु में। इतना पॉइंट यहाँ से याद रखना। अभी जिन जिनको दिया गया कुछ एक मैं आपको बता दूं, जैसे हैंडीक्राफ्ट घर चोला को मिला था जीआई टैग, ये गुजरात का है। वर्जिन नारियल तेल को मिला था, ये निकोबार का है। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा 2030 तक 10,000 प्रोडक्ट को जीआई टैग देना है। अभी अहमदाबाद की सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला था। तमिलनाडु में तंजावुर के कुंभकोणम पान के पत्ते और कन्याकुमारी के थोवलाई फूल माला को जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, तो इतने तो अभी याद में रखना, बाकी मैं आपको आगे और रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख में। तो मेघालय में जिस तरह से आपको बताए चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है ना, तो उसी से प्रेरित होकर के लद्दाख में 2020 में एप्रिकॉट, जिसे आप कहोगे खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल, इसकी शुरुआत हुई थी। खुबानी एक तरह का फूल होता है। तो ये त्योहार क्षेत्र की सुंदरता, संस्कृति और कृषि विरासत को प्रदर्शित करता है। इस महोत्सव का उद्देश्य है इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और क्षेत्र की अनूठी संस्कृति को उजागर करना। तो सिंपल सा याद रखेंगे, खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, चलो कुछ और फेस्टिवल्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ अभी। जैसे कि सोनम लोसार फेस्टिवल की बात करें, तमांग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ये नेपाल और सिक्किम में भी मनाते हैं। लोसर फेस्टिवल मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तिब्बती नववर्ष का त्यौहार है ये। तो ये त्यौहार तिब्बत में, नेपाल में, भूटान में, भारत में बात करोगे तो अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख वगैरह में आप मनाते हो। सूरजकुंड मेला, अभी ये 38वां संस्करण मनाया गया था फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, क्राफ्ट मेला। और इसमें थीम स्टेट था उड़ीसा, एमपी, और पार्टनर कंट्री बिम्स्टेक कंट्रीज थी। दुनिया का सबसे बड़ा झुमुर नृत्य महोत्सव ये मनाया गया असम में। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में। सिमोलू महोत्सव असम में। झुमोयर बिनंदिनी महोत्सव असम में। कागयेद नृत्य महोत्सव सिक्किम में। मकर विलक्कू त्योहार केरल में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में। गान नगाई महोत्सव मणिपुर में। जेलियान ग्रोंग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। 5 दिवसीय त्यौहार होता है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं, इनको ध्यान में रखना। ये इसी साल मनाए गए हैं, वो सब मैंने आपको रिवाइज कराए, लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स में रहे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत का पहला हाई अल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो अभी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह। अभी इन्होंने ही जम्मू कश्मीर के मंडलोट में
भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन किया है। इस रिसर्च स्टेशन का नाम रखा हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर। ये रिसर्च सेंटर 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट को लेकर रिसर्च की जाएगी। ठीक है, याद रखना ये भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पर, ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन है जिसका उद्घाटन हुआ जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब मैं इसी तरह से भारत के पहले कुछ और भी प्रश्न इस तरह से हमें देखने को मिले जहां पे हमने पढ़ा भारत में पहली बार, भारत में पहली बार, उस तरह के प्रश्न रिवाइज कराऊंगा, यानी कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया। जैसे कि देखो, अगर आपसे पूछे वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। देश की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहां पे शुरू हुई थी? गुजरात में। घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई, कौन सी? एयर इंडिया। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन ये पश्चिम बंगाल में किया गया था और उस वेधशाला का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस जी के नाम पे रखा गया। मोदी जी ने भी एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहां पे किया था? नवी मुंबई में। भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन सा बन गया है? नाड़ी तरंगिनी। भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर ये लॉन्च हुआ सिक्किम में। इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड ने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहां पर शुरू की? आंध्र प्रदेश। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन ये हुआ गुजरात के गांधीनगर में। 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बना जस्ट पे। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना? मिजोरम। ठीक है, तो भारत में पहले से संबंधित ये सारे प्रश्न हमने रिवाइज करे, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये सारे प्रश्न नए हैं, 2025 वाले ही हैं, तो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखते हैं अभी अगला प्रश्न। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो आंसर होगा स्काईरूट एरोस्पेस ने। तो विक्रम-1 रॉकेट इसे स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने तैयार किया है और अभी इसी के लिए कलाम 100 इंजन का सफल स्टैटिक फायर टेस्ट किया गया है। मतलब इस रॉकेट में जो हम इंजन लगाएंगे, कलाम 100 इंजन, उसको जला करके देखा गया, उसको फायर करके देखा गया, उसकी टेस्टिंग हुई है, इसका ये मतलब हो गया। अच्छा, रॉकेट का जो नाम है, नाम से समझ में आ रहा होगा, विक्रम-1, विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम रखा गया, और इंजन का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, कलाम 100। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं जो हो सकता है बहुत सी जगह गलत पढ़ाया जाए कि भाई भारत का पहला प्राइवेट कंपनी के द्वारा निर्मित रॉकेट ये विक्रम-1 है, तो ये बात गलत है। यहाँ पे आंसर होगा विक्रम-S। जी हाँ, भारत का पहला प्राइवेट कंपनी के द्वारा निर्मित जो रॉकेट है उसका नाम है विक्रम-S, ना कि विक्रम-1। ये छोटी सी बात है, ये ध्यान रखना, और छोटी सी बात भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था 2023 में कि भारत का पहला प्राइवेट निर्मित रॉकेट ये कौन सा है? तो विक्रम-S है। ये आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा भी रहा हूं, प्रश्न जो एग्जाम में आया था। इसे स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने ही बनाया है, ये हैदराबाद की कंपनी है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, अगर पूछे भारत का पहला एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया था? तो स्पेस फील्ड ने, बंगलुरु का स्टार्टअप है। भारत का पहला 3D रॉकेट किसने बनाया? अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने, और इस रॉकेट का नाम अग्निबाण रखा था। भारत का पहला निजी तौर पर तैयार रॉकेट ये विक्रम-S है, जो मैंने अभी आपको बताया ना, स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया, हैदराबाद की है। भारत का पहला निजी तौर पर तैयार क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन-1 का परीक्षण किसने किया था? स्काईरूट एरोस्पेस ने। भारत का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया था चाइना ने। और भारत ने दुनिया का रीयूजेबल मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया था रूमी, उसका नाम है रूबी-1। और ये किसने बनाया या तैयार किया? जोन इंडिया स्पेस स्टार्टअप ने। ये चेन्नई का है, इसको तमिलनाडु चेन्नई से ही लॉन्च किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में इसे एक बार शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर देना प्लीज। बाकी अभी जैसे मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दिया है, अब इस थ्योरी के बेसिस पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब आपका MCQ टेस्ट लिया जाएगा। तो टेस्ट के लिए तैयार रहना। टेस्ट लगाने से बहुत बेनिफिट मिलता है, आपको पता लगेगा कितने प्रश्न आपसे बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे, कितना आप कंफ्यूज हो रहे हो, कितना टाइम लगा रहे हो, आपकी बाकी स्टूडेंट्स के साथ में रैंकिंग क्या रहती है, कितनी स्पीड के साथ आप प्रश्नों को रीड कर पा रहे हो, कितना जल्दी आप आंसर लगा पा रहे हो। तो ये सब चीजें आपकी तैयार होती है। तो
क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में ही होगा, तो तैयारी भी आपको उसी तरह से करनी है। तो उसी तरह का आपका टेस्ट तैयार होता है डेली, तो वो क्विज वो टेस्ट जरूर लगाना है। कहाँ पे मिलेगा टेस्ट? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या उसे डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी इसकी डिटेल्ड पीडीएफ भी आपको मिल जाती है वहीं पर, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन सी नई श्रेणी शामिल की गई है? तरुण प्लस। फिर पूछा, वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस ये मनाया गया 10 अप्रैल को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। केयरलेस पीपल नाम की बुक को किसने लिखा है? सारा व्यान विलियम्स ने। भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा कहां पर शुरू करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश। आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया? 6%। किस देश ने कोप 30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा? ब्राजील। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का अभी पड़ोसी देश बन गया है बांग्लादेश। और हरियाणा राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? 20%। और आखिरी प्रश्न पूछा था, पोषण पखवाड़ा 2025 कब से कब तक मनाया जा रहा है? 8 से लेकर 22 अप्रैल तक। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, एशियन विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन टॉप पे रहा? तो आंसर हो जाएगा चाइना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।